एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लास 11 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का समुच्चय यानी सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सेट की सबसे पहले डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन इस प्रकार है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा well defined collection of objects is called set। ठीक है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका हम कलेक्शन लेंगे, लेकिन वो कलेक्शन ऐसा ही नहीं होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ परिभाषा होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की जगह हम मैथ्स में बात करेंगे तो हम नंबर ही लेते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक सेट का एग्जांपल लें तो कैसे होगा कि मान लो एक टेबल है, एक चेयर है और ऐसे ही काफ़ी सारे फर्नीचर के आइटम्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक फर्नीचर का सेट हो जाएगा। और सेट के लिए क्या होता है? सेट को हमेशा इस तरह से मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि कोई सेट ए हो गया, कोई सेट बी हो गया, ऐसे हम ए बी सी ऐसे सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अब हम सेट के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि बुक में दिए गए हैं, उनको देखते हैं। हाँ, तो ये हैं सेट के कुछ एग्जांपल्स, जिनमें देखिए आप फर्स्ट है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम की अगर हम बात करें तो 10 से कम क्या होते हैं? नंबर जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से कम नेचुरल नंबर्स तो ये होते हैं, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं। तो 10 से कम प्राकृत संख्याएं तो ये हो गई, लेकिन क्या बोला कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। तो इन 10 से कम प्राकृत संख्याओं में से विषम कौन कौन सी हुई? 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसमें इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। और इस सेट को हम कैसे लिखेंगे? मंझले कोष्ठक के अंदर ऐसे। और हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं जो हम देना चाहें, जैसे मान लो इस सेट को हमने नाम दे दिया ए, तो हम इस सेट को इस तरह से लिखेंगे। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है जैसे भारत की नदियाँ, तो इस सेट के अंदर भारत की सारी नदियाँ आ जाएगी, कोई सी भी नहीं रहेगी। तो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा वगैरह, सारी आ जाएंगी इसके अंदर। थर्ड एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही स्वर होते हैं। तो इस सेट के अंदर ये 5 स्वर आ जाएंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू, और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद तो फोर्थ है हमारा विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। तो त्रिभुज इस सेट के अंदर सारे त्रिभुज आ जाएंगे, जितने भी हमारे त्रिभुज होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हमारे होते हैं वो सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो सेट को इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सेट किस किस टाइप के होते हैं। अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, जैसे जो कि हमारे हमेशा आगे काम आएंगे, नंबर्स के सेट। ठीक है, तो वो हम नंबर्स के सेट लेंगे, इसको देखते हैं हम आगे। तो ये हैं स्टैंडर्ड सेट्स। इनमें से पहला हमारा होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। इसको हमेशा हम n से ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आता है। 1 से लेके आते हैं नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही नंबर चलते रहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेचुरल नंबर का सेट। इसको हम इस तरह से मंझले कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे। और
उसके बाद स्टैंडर्ड सेट है जेड। जेड यानी नहीं, एक्चुअली इसके पहले एक और आता है डब्लू, विच इज़ होल नंबर सेट। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, जो नेचुरल नंबर हमारे पास हैं उन नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो वो डब्लू बन जाएगा। तो डब्लू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो गया हमारा होल नंबर्स का सेट। ओके, होल नंबर्स का सेट हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांकों का समुच्चय या इंटीजर्स। जेड इंटीजर्स का हो गया, एन से हो गए नेचुरल नंबर्स, ये जेड जो होता है ये इंटीजर्स का सेट होता है यानी पूर्णांकों का समुच्चय होता है। और जेड के अंदर क्या आता है, होल नंबर्स में 0 1 2 3 एंड सो ऑन आ गया, और जेड के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, बीच में 0, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स का सेट यानी पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद आता है क्यू। क्यू क्या होता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, अब जैसे इसके अंदर जो हमने अभी तक लिए नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, इसके अंदर हमारी ऐसी वाले नंबर्स नहीं आए 1/2 0.7 0.8 या फिर 3/2, ये नंबर्स हमारे पास नहीं आए। तो इन नंबर्स के लिए क्या करना होगा, ये नंबर्स आते हैं परिमेय संख्याओं के अंदर। ठीक है, और परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं कि परिमेय संख्याओं में वो नंबर आएंगे जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर मतलब अगर कोई नंबर है q, अगर वो परिमेय संख्या होगा तो कब होगा कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर होते हैं। p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या, वो नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम अगर 1 की बात करें तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे 1 भी इंटीजर है, z में आता है, और नीचे वाला 1 भी इंटीजर है, z में आता है। तो ये क्या हुआ, 1 हमारा एक परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही यानी कि जितने भी इंटीजर हमें दिख रहे हैं सारे के सारे परिमेय संख्याएं, लेकिन परिमेय संख्याओं के अंदर ये नंबर्स भी आ जाते हैं 0.1 0.2 0.3। अब हम इनको देखें तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, इसका पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा, तो ये गया 1/10। 1 भी इंटीजर 10 भी इंटीजर, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्याओं के अंदर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं q, इसके अंदर हमारे नंबर आएंगे सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हम आगे देखते हैं। इसमें क्या हो गया, 1/2 3/2 0.3 0.8 0.5 एंड सो ऑन, ऐसे सारे के सारे नंबर हमारे पास आ जाएंगे जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बिकॉज इंटीजर में 0 तो आता है, तो p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद आता है q के बाद हमारा एक और सेट आता है, वो होता है इरेशनल नंबर्स का, यानी अपरिमेय संख्याओं का। इरेशनल, ठीक है, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो r-q होता है, यानी जितने भी नंबर रियल नंबर में से रेशनल नंबर नहीं होते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आएंगे, जैसे कि √2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1.414 एंड सो ऑन आते ही रहते हैं। इसमें ना तो किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार कोई भी नंबर नहीं आता है, बार बार नंबर्स तो आते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई वो सेट नहीं बन रहा होता है कि 414 है तो 414 ही बार बार आया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स के अंदर हमारे कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे r-q से,
इस तरह का इसका सेट बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे r माइनस क्यू के अंदर ये √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। और इसके अलावा एक नंबर और है ई एक नंबर होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1.718 समथिंग। तो ये जो नंबर होता है, नहीं एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 2.718। ठीक है, ये नंबर भी इरेशनल नंबर होता है क्योंकि ये आगे चलता जाता है। और पाई होता है जिसका हमने वैल्यू पढ़ी है 3.14, तो उसकी ये रियल वैल्यू नहीं है, 3.14 नहीं होती, ये आगे चलता जाता है। जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 भी नहीं होती है। अगर 22/7 होती तो ये रेशनल नंबर हो जाता, क्योंकि 22 एंड 7 दोनों इंटीजर्स हैं और 7 0 होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन ये असल में 22/7 नहीं होता है, इसका मान लगभग 22/7 के बराबर होता है, इसलिए हम उसको वो लिख लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में उसको लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यही लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। इसको हम इतना कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में से अगर हम रेशनल नंबर को हटा दें तो इरेशनल नंबर बचते हैं। तो अब इसी तरह से क्या हुआ, नेक्स्ट जो है आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी रियल नंबर्स का सेट। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना रियल नंबर्स का सेट। तो ये तो यहाँ तक हो जाते हैं। इसके बाद एक सेट और आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होती हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, रियल नंबर्स भी होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, और उन दोनों का मिक्स भी होता है जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो नंबर हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक चैप्टर है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो उसके सेट के बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ये एक रियल नंबर से भी बड़ा सेट होता है। ओके, तो अब इनके अलावा भी ये तो हो गए हमारे, इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। इसके बाद ये 3 और दिए हुए हैं जिनका भी हमें अगर मतलब पता होता है तो हम आगे कहीं भी ये आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि क्या होता है। z प्लस यानी क्या हो गया, धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक मतलब z के अंदर क्या आता है, z के अंदर आते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 एंड सो ऑन, 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सब आते हैं। अब इसमें से धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, ये वाले 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं ये तो क्या है, नेचुरल नंबर्स भी। तो z प्लस जो सेट होता है उसके अंदर आते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, जो कि हमारा नेचुरल नंबर के सेट के बराबर ही होता है। तो हम z प्लस को नेचुरल नंबर के सेट के बराबर लिख सकते हैं। इसके बाद होता है q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमने अभी जो परिमेय संख्याएं देखी, परिमेय संख्याओं में देखो 0.3 माइनस का 0.2, ये सब भी चीज़ें आती है। परिमेय संख्याओं के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स तो आते ही हैं, उसके अलावा थोड़े जो पॉइंट वाले भिन्न वाली संख्याएं हैं वो सब भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर धन परिमेय संख्याओं में क्या होगा, इन पूरी परिमेय संख्याओं में से जो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे उन सबको हम ले लेंगे, तो वो धन परिमेय संख्याओं का सेट हो जाएगा। इसी तरह r प्लस की बात करें तो r तो रियल नंबर्स का सेट था, तो r प्लस क्या हो जाएगा, सारी रियल पॉजिटिव नंबर्स, सारे रियल पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या हो जाएगा, r प्लस का सेट हो जाएगा। तो हमें ये सारे स्टैंडर्ड सेट्स याद रखने कि इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, ताकि आगे जब भी इसका आता है कि ये कौन सा सेट होगा और ये कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आएंगे आगे की क्लास में 12th में और उसके बाद भी। तो इसमें डायरेक्ट आएगा कि ये वाला सेट है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेट होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस होते हैं। तो आज हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। आगे के चैप्टर्स में हम सेट को लिखने का तरीका, जो कि 2 टाइप से लिख सकते हैं हम सेट को, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।